हेलो एवरीवन, लेट्स टाइम मोर स्टडी एंड सॉलिड वेस्ट एंड गेन मार्क्स के लिए आप जुड़ सकते हैं इजी लर्निंग विद अनुपमा ताम्रकार से। ये है क्लास 8 है, हिंदी का है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 अम्बुज के पर्यायवाची शब्द लिखे। आपके पास ये वीडियो नंबर 1 बन चुका है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 17 से लेंगे कि गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा। इसके पहले जो नए जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट का IMP इस चैनल पे मिलेगा ही, जो 2026 में आने वाला है। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास, गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा। 2024 में पूछा ये क्वेश्चन। तो अफ्रीका में क्या हुआ, अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की आग धीरे धीरे प्रज्वलित हो चुकी थी। मतलब अफ्रीका में जो काला और काले और गोरे में जो उन लोग अंतर करते थे, तो इसके विरुद्ध विद्रोह मतलब क्रांति की आग धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। उसे नियंत्रण में रखने के लिए सुलगाने वाले की आवश्यकता थी। मतलब वह जो आग जल उठी थी, प्रज्वलित हो चुकी थी, उसको नियंत्रण में रखने के लिए सुलगाने वाले की आवश्यकता थी। अतः इस कार्य के संगठन तथा संघर्ष के लिए गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका जाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 2024 में अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में की एक अदालत में मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को पगड़ी उतारने का हुक्म दिया। गांधी जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को रेल के डिब्बे में आहत होकर बाहर निकाल दिया गया तथा सामान को भी बाहर से प्लेटफॉर्म में फेंक दिया। वे एक ट्राम गाड़ी में बैठे थे तो उन्हें काले आदमी कहकर घोड़े के निकट बिठाया गया और सड़े अंडे भी उन पर फेंके गए, परंतु इन सब घटनाओं से वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे शांत और मौन के भाव से इसे सहते रहे। इस तरीके से आप इसको पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। पहला, पगड़ी उतारने का हुक्म दिया, जो गांधी जी नहीं माना। दूसरे, गांधी जी को रेल के डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया तथा सामान को भी बाहर प्लेटफॉर्म में फेंक दिया गया। फिर तीसरा, उन्हें काले आदमी कहकर घोड़े के निकट बैठाया गया और सड़े अंडे भी उन पे फेंके गए। इन सब घटनाओं से वे बिल्कुल भी विचलित और नहीं, वे डरे नहीं, वे शांत एवं मौन भाव से इसे सहते। फिर आपके पास, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद के अनुसार सुख भगवान की आराधना में प्राप्त होता है। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्री जहाज पर बैठा हुआ पंछी जमीन ना मिलने के कारण पुनः लौटकर जहाज पर ही आ जाता है, उसी प्रकार मेरा मन आपको छोड़कर अनंत सुख प्राप्त नहीं कर सकता। क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार समझे इसको अपन। मेरो मन अनंत कहाँ सुख, मतलब मेरा मन कहाँ सुख पाएगा। तो जैसे जो पंछी होता है, वह जहाज पे जो बैठा हुआ पंछी होता है, उसे कोई भी जगह नहीं मिलती, वह फिर से जहाज पर ही वापस लौट आता है। उसी प्रकार जो मनुष्य भी है, या सूरदास जी कहते हैं, मेरा मन भी आपको छोड़कर कहीं भी दूसरी जगह सुख प्राप्त नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन आया आपके पास 2024 में, ये रैदास की भक्ति किस भाव की है और उदाहरण सहित लिखे। रैदास की भक्ति दास भाव की। रैदास की भक्ति किस भाव की है, तो कौन से भाव की, दास भाव की है। कवि रैदास ने इस विषय में लिखा है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अर्थात हे प्रभु मैं आपका दास हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा है, अर्थात हे प्रभु मैं आपका दास हूँ और तुम मेरे स्वामी, अतः मैं दास भाव की भक्ति रखता हूँ। फिर आपके पास खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पद में आए तद्भव शब्दों में तत्सम रूप लिखते हुए पंक्ति का भावार्थ लिखे। खर्चे नहीं चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो का अर्थ लिखिए इस तरीके से। देखिए, मीराबाई की इस पंक्ति का अर्थ है कि भक्ति रूपी संपत्ति अलग प्रकार की, मतलब जो भक्ति रूपी संपत्ति है वो अलग प्रकार की। जो संपत्ति होती है उसको क्या होता है कि चोर उसको चुरा भी सकता है, खर्च भी हो जाती है, परंतु भगवान के प्रति जो भक्ति है वो क्या होती है, दिन रात क्या होती है, बढ़ती जाती है। उसको कोई खर्च नहीं कर सकता और उसे कोई चोर भी चुरा नहीं सकता। यह भक्ति रूपी धन दिन प्रतिदिन सवाया होकर बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है। तो ये था आपके पास 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और बहुत ही सारे, खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन ब दिन बढ़त सवाई। आप अपने मन से भी बिल्कुल लिख सकते कि भगवान के प्रति भक्ति जो है वो हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। ना ही उसे कोई चोर कर सकता है और ना ही वह खर्च हो सकती है, वह दिन प्रतिदिन सवाया होकर बढ़ती ही जाती है, घटती नहीं है। एक और क्वेश्चन है, भेड़ाघाट किस जिले में है,
तो भेड़ाघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है। भेड़ाघाट कहाँ है? भेड़ाघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी की क्या सोचते? मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी सोचते कि भले ही बीमार हो या ना हो, परंतु मुफ्त में यदि टॉनिक मिल रहा है तो उसको नित्य भरवा लेना चाहिए। उनका विचार था कि मुफ्त की चीज़ कभी कोई नुकसान नहीं होती है। मुक्तानंद जी क्या है कि जो भी चीज़ मुफ्त में मिल रही है उसको लेते जाओ, जैसे चाहे वो जो दवाइयाँ जरूरी हो या ना हो। तो मुक्तानंद की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी सोचते थे कि भले ही बीमार हो या ना हो, परंतु मुफ्त में यदि उन्हें टॉनिक मिल रही है तो वो उसे जरूर ले लें। मुक्तानंद जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके का करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया है, मुक्तानंद जी के समाचार पत्र पढ़ने के बारे में क्या विचार है? तो मुक्तानंद जी के विचार है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए एवं अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, किंतु पैसा खर्च करके समाचार पत्र पढ़ना वे पाप समझते। मतलब ज्ञानवर्धक के लिए समाचार फ्री का मिल जाए तो समाचार पत्र पढ़ लो, परंतु पैसे देकर समाचार पत्र पढ़ना क्या है? पाप है। एक है आपके पास, लेखक ने मुक्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी? लेखक ने मुक्तानंद से कालिदास ग्रंथावली मांगी। लेखक से मुक्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी? कालिदास ग्रंथावली मांगी। यह संगीत संजीवनी कैसे बना? ये 2024 में है, तो ये इसके पहले का जो सेट है उसमें ये चीज़ आपको समझा दिया गया है। फिर भी आराधना, साधना और प्रार्थना से संगीत को सजीवन बनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके पास, अपने प्राध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। देखिए, ये जो स्टार्टिंग का सेवा में प्रधानाचार्य जी अपने स्कूल का नाम और जो आपका शहर है, यदि आपको पर्टिकुलर दिया है तो लिखे, और नहीं तो आप जहाँ से एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे लिखे। यदि आप भोपाल से दे रहे हैं तो भोपाल लिखेंगे, यदि आप जबलपुर से दे रहे हैं तो जबलपुर लेंगे। अब क्या है, अब हमारा यहाँ मैटर क्या है? प्रधान अध्यक्ष चरित्र निर्माण, चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र की क्या होगा कि जब आप एक जगह से दूसरे जगह आप स्कूल बदलते हैं तो तब हमें चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। तो सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं पढ़ने में बहुत मेधावी और मैं इस विद्यालय में कक्षा 7 से प्रथम स्थान में प्राप्त किया था। ये जो मैटर इतना है वो लगभग हर एप्लीकेशन में इतना आता है। इसके साथ मैं अन्य गतिविधियों में निरंतर भाग लेती हूँ। आपको यदि इसको ये वाली लाइन ज़रूरत है तो लिखिए, और यदि नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे लिखना। मुझे किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ये भी लिख सकते हैं, या मैं साला बदलना चाहता हूँ, इसलिए भी मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः आप मेरा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। कितना सरल है, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। नीचे का ये धन्यवाद, यहाँ पे अपना नाम, और बस मैं सविनय निवेदन है कि मैं अपने विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं पढ़ने में भी बहुत मेधावी हूँ। मैं इस विद्यालय में कक्षा 7 से प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही मैं अन्य गतिविधियों में निरंतर भाग लेता। मुझे किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः मेरा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। ये था 2024 में आया हुआ था, और ये वाला जो है 2023 में आया हुआ है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बधाई पत्र लिखिए। अगला है आपके पास, पहाड़ टूट जाना और टस से मस न होना। पहाड़ टूट पड़ना यानी बहुत अधिक दुख होना। पहाड़ टूट पड़ना यानी बहुत अधिक दुख पड़ना, और टस से मस होना मतलब हिलना नहीं। इसके बाकी आप बना सकते हैं, जैसे राम की पिता की मृत्यु के बाद राम के सिर पर पहाड़ टूट गया, और टस से मस न होना का रानी लक्ष्मीबाई अपनी प्रतिज्ञा से टस से अंग्रेजों के सामने वह टस से मस नहीं हुई। तो इस तरीके से ये आप वाक्य बना। ये है आपके पास, निम्नलिखित पहाड़ टूट पड़ जाना यानी बड़ी विपत्ति या जन मोहन को अधिकारी द्वारा शपथ लगा दी गई, तो उस पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? टस से मस न होना, अपने स्थान से ना हिलना, धरने पे बैठे लोग समझ जाने पर भी टस से मस नहीं हुए। तो ये आप इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद ये है आपके पास दीर्घ उत्तरी है, क्वेश्चन नंबर 23। नीचे लिए पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये 5 नंबर का है। देखिए, प्रसंग और संदर्भ तो बिल्कुल आपको याद रहता है, और इसी को आपको समझकर ये लिखना है। ये देखिए क्या है, अपने भी विमुख पराये बन गए, अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, तब अपने एकाकीपन में पत भूल न जाना पथिक कहेंगे। पथिक कहीं
अपने भी विमुख पराये बन जाएंगे, आंखों में सम्मुख आएंगे। इसका जो हमको संदर्भ लिखना और प्रसंग लिखें। तो संदर्भ ये है आपके पास, जैसे ये पूरा संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती भाव पथिक जी से अवतरित है। ये इसका संदर्भ आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, ये संदर्भ लिखना पड़ेगा। और फिर इसका जो है प्रसंग क्या है, देखिए, अपने कठिनाइयों के आ जाने पर भी अपने कर्तव्य मार्ग पे पीछे नहीं हटना चाहिए, इस तरह की सलाह कवि देता है। पग पर घोर निराशा काले बादल छल जाएंगे, तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक है। मतलब फिर भी तुम रास्ता नहीं भूलना। तो हमको कठिनाइयों के आ जाने पर भी अपने कर्तव्य मार्ग पे पीछे नहीं हटना चाहिए, इस तरह की सलाह कवि देता। अब भावार्थ क्या है आपके पास, कठिनाइयों के काले बादल जब चारों ओर छा जाती हैं और कदम कदम पर भयंकर आशाहीनता आ जाती है, तब जो अपने होते हैं, मतलब अपने जो सगे संबंधी है, वह भी पराये बन जाते हैं। जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो क्या होता है, जो सगे संबंधी भी जो होते हैं वो कैसे अनजान बन जाते हैं, पराये बन जाते हैं और वे अपरिचित से हो जाते हैं। उस अकेलेपन में भी हे राहगीर, तुम घबराना नहीं, तुम्हें अपने कर्तव्य मार्ग से नहीं भटकना नहीं चाहिए। तब अपने एकाकीपन में तब भूलना जाना पथिक है। तुम अकेले भी, यदि तुम अकेले भी पड़ जाओ तो तुम्हारा जो कर्तव्य है उससे तुमको भटकना नहीं चाहिए। ये हमको इसमें कवि ये समझाता है। फिर दूसरा है, रणभेरी सुन सुन विदा, तब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए जलकर ढुलक रहे होंगे, कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना। तो ये इसका क्या है आपके पास, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती और किससे, पथिक से अवतारित है। इसके रचयिता कौन है, डॉक्टर सी मंगल सिंह सुमन। ये आपको संदर्भ इसमें भी यही रखना है। ठीक, कौन सा संदर्भ लिखना है आपको, ये वाला ही संदर्भ लिखना है इसमें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती पाठ शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता कौन है, डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन। अब हम फिर से एक बार बोलते हैं, रणभेरी सुन सुन विदा। रणभेरी मतलब युद्ध में जो आवाज आती है, युद्ध में जो होती है, कर्तव्य निर्वाह किया गया है। इसमें प्रसंग क्या है इसका पूरा जो सार होता है, इसमें कर्तव्य निर्वाह किया गया तथा प्रेम का निर्वाह है। इस उलझी हुई पहेली को सुलझाव के लिए अपने कर्तव्य मार्ग को मत भूल जाना। ऐसी सलाह देकर कवि राहगीर को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने रहने का सद उपदेश देता है। रणभेरी सुन सुन विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए जलकर कुछ लुढ़क रहेंगे, कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक। मतलब अपना जो कर्तव्य है उसको निर्वाह है, वह यदि प्रेम निर्वाह में, मतलब किसी उसके प्रेम में हम अपना जो कर्तव्य उसको भूल ना जाना, ये कवि उपदेश देता है। युद्ध प्रारंभ होने की ध्वनि सुनते सुनते सैनिक रोमांचित हो रहे होंगे। कर्ण रणवेदी मतलब युद्ध की ध्वनि सुनते सुनते सैनिक रोमांचित हो रहेंगे। वे युद्ध क्षेत्र के लिए विदा होने की तैयारी कर रहे होंगे। मतलब युद्ध में जाते समय वह प्रीतमा, मतलब जो उनकी प्रीतमा है, वह कुमकुम से सजा हुआ थाल अपने हाथों में लिए खड़ी रहेगी और वह अपने नेत्रों से उसके क्या होंगे, आंसू बहते रहेंगे। अपने नेत्रों से आंसू बहते रहेंगे। उस प्रेमाश्रुओं को देखा, उन आश्रुओं को देखकर तथा समक्षी कर्तव्य पूरा करने की घड़ी सामने होने पर पैदा हुई उलझन में हे राहगीर, तुम अपने कर्तव्य मार्ग में उधर उधर भटक मत जाना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो तुम्हारी प्रियतमा है वो तुमको हल्दी कुमकुम थाल में लिए रहेगी और उसके आंखों से आंसू बहते रहेंगे, परंतु तुम उसके प्यार में तुम क्या, अपने कर्तव्य को भूल नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सा प्रश्न व्याख्या कीजिए। वह अपूर्व बुद्धि, अद्भुत वाक शक्ति वाले अधिवक्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके अदिति प्रतिभा, मौलिक सूझबूझ, तीव्र स्मरण शक्ति उसके प्रत्येक शब्द में आत्मविश्वास के साथ झलकती थी। न्यायालय में उसका परिवार प्रस्तुत करने का ओजस्वी, अनोखा और रोचक था। डॉक्टर हरीश सिंह और देखिए ये है आपके पास 2024 में पूछा गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ महान विभूति, कौन सा पाठ, महान विभूति दानवी डॉक्टर सर हरि सिंह गौर से अवतरित है। ये जो लाइनें लिखी हुई हैं वो किससे, महान विभूति दानवी डॉक्टर सर हरि सिंह गौर से अवतरित है। प्रसंग, इस गद्यांश में जो डॉक्टर हरि सिंह गौर हैं उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को समझाया गया। मतलब उनका ये जो व्यक्तित्व कैसा था, ओजस्वी, अनेका, रोचक था। तो कैसा था,
प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को समझाया गया है। और ये इसका पूरा अर्थ है कि जो डॉक्टर हरि सिंह गौर एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनमें तार्किक बुद्धि थी, तार्किक मतलब तर्क करने की बुद्धि थी, सोचने की अद्भुत शक्ति थी, वाक्पटुता मतलब करेक्ट मतलब जो बात करना वही बात करना, इस संस्मरण याद रखने की असीम क्षमता थी, आत्मविश्वास उनमें टूट टूट कर भरा था। अतः कानून के क्षेत्र को भी उन्होंने अपना व्यवसाय चुना। न्यायालय में उनके पक्ष को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते थे। न्यायालय में वो अपने पक्ष को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते थे, इसलिए डॉक्टर गौर प्रसिद्ध अधिवक्ता भी थे, विधिवेत्ता मतलब कानून के जानने वाले के रूप में अविस्मरणीय प्रभुति है। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर गौर को विश्वकोश का ज्ञान था और कार्य करने का अनुभव उनके परिणाम में जाने की अनोखी दूरदर्शिता थी। तो ये था डॉक्टर हरि सिंह गौर, उनके विषय में ये सारी चीज़ें आपको चाहे तो आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, एक चीज़ को पॉइंट बना ली। जैसे ये विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, तार्किक बुद्धि और सोचने की अद्भुत शक्ति और वाक्पटुता, इसमें असीम क्षमता और आत्मविश्वास कूट कर भरा था। अतः कानून के क्षेत्र को फिर दूसरा कानून के क्षेत्र में उन्होंने अपना व्यवसाय चुना। न्यायालय में अपने पक्ष को सरल रोचक तरीके से प्रस्तुत करते थे, इसलिए डॉक्टर हरि सिंह गौर प्रसिद्ध अधिवक्ता और विधिवेत्ता के रूप में अविस्मरणीय विभूति है। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर गौर का विश्वकोश का ज्ञान और कार्य करने का अनुभव है, उसके परिणाम को जानने की अनोखी दूरदर्शिता है। फिर है आपके पास निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। हाल ही में 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 में मनाया गया। हम ये देखिए, ये है हमारा ये, और इधर हम क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। बस 2023 में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, तो ये अभी आपके पास आए 2023 में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया 11 जनवरी से जो 17 जनवरी तक मनाया गया। फिर दूसरा, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। पहला क्वेश्चन है तो उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक सड़क सुरक्षा, ये भी लिख सकते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? सुरक्षा हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। कितने, इसी में से हमको ये फ्री के मार्क्स हैं बिल्कुल कि कब मनाया जा रहा है। ये है 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह किस उद्देश्य से मनाया जाता है? ये जो है यह सड़क सुरक्षा महत्व जागरूकता फैलाने के लिए। किस उद्देश्य क्या है इनका? जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। सब आंसर हमको यहीं पे मिल रहे हैं। फिर सड़क दुर्घटना की मौतें किन कारणों से होती हैं, तो आगे का पढ़े हम। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का 11% भारत में तेज ये इसके कारण है कि गाड़ी को हम तेज रफ्तार चलाते हैं, शराब पीकर चलाते हैं, खराब सड़क होती है और लापरवाही के कारण क्या होती है, इनकी मौतों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और है सर, तो ये पूरे इसके आंसर इसी में हमको मिल गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 26, आप कोई भी कम से कम 2 निबंध जरूर तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले नए वीडियो के साथ नए क्वेश्चन को लेके। मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल अवश्य मिलता है।